मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बेटे हम कर रहे हैं F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA नॉलेज लेवल। जो जितना द लॉजिक, द रियल केस स्टडीज जो मैं बता रहा हूं, आप कभी भी किसी भी यूट्यूब वीडियो से कंपेयर करके देखें। बेटे एक एक बात A to Z पूरे के पूरे 26 अल्फाबेट की डिस्कशन हो रही है। अब आप चेक करेंगे F5 में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपको काफी ईज फील होगा, अच्छा लगेगा, कंफर्ट लेवल आएगा, बिकॉज F2 में मैंने आपके मैक्सिमम कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दिए और F5 का बेस F2 है। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू हम कुछ नई बातों को सीखेंगे। बेटे हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं और उसका नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इट मींस आई वांट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। तो हम उसकी जीडीपी देखते हैं, हम उसका पर कैपिटा इनकम देखते हैं, हम उसका हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं। इसी तरह से एक एंटिटी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए माना कि जीडीपी इंपॉर्टेंट है, माना कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, माना कि पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट है, बट बेटे उसके अलावा भी बड़े सारे और फैक्टर्स हैं विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दोज आर नेम्ड एज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। आज का ये जो लेक्चर नंबर 5 है, इट इज ऑन नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। बड़ा ही मजा आने वाला है आपको। आप रजिस्टर ओपन करें जी, लेक्चर नंबर 5 ACCA F2 चैप्टर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हम कर रहे हैं इस समय परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मैंने ऊपर लिख दिया ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 5 ACCA F2 चैप्टर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि बेटे आप ACCA नो डाउट यू आर डूइंग बिकॉज यू वांट टू अर्न ह्यूज मनी, बट उसके साथ साथ आपको नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए। यू वांट योर पोजीशन इन द सोसाइटी की आपकी सब प्रेज करें, आपको सब रिस्पेक्ट से देखें, आपको एक डेजिग्नेशन भी चाहिए। इट मीन्स फाइनेंशियल मेजर्स के लिए तो आप ACCA कर ही रहे हैं, बट आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के लिए भी ACCA कर रहे हैं। इट मीन्स एक एंटिटी की अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है तो खाली फाइनेंशियल मेजर से नहीं, नॉन फाइनेंशियल का भी बेनिफिट मिलेगा, तभी आप उस कंपनी, उस एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे दैट दिस कंपनी इज डूइंग गुड। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू यही बात आपके माइंड में कम्युनिकेट करना चाहता हूं। आप रजिस्टर ओपन करें ना बेटे, कमर सीधी करके बैठो ना, मेरी बात को ध्यान से सुनो ना। बड़ा छोटा सा लेक्चर है और आज मैंने एक छोटा सा लेक्चर, छोटा सा पार्ट किसी दूसरे कोर्स का भी अटैच कर रहे हैं। बेटे आज के लेक्चर में आपको जो जो बातें समझ आएंगी, मैं आपको मतलब I can bet that you will be understanding more logics in performance measurement. But the condition is, मुझे खून दो, मैं आजादी तभी दूंगा। मोबाइल फोन ऑफ कर दो, कमर सीधी करके बैठो, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। चैप्टर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आई वांट टू मेजर द परफॉर्मेंस एंड आई कैन मेजर द परफॉर्मेंस बाय 2, either by financial measures, financial tools, financial yardsticks और by non financial measures। मैं किसी भी एंटिटी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक तो फाइनेंशियल मेजर्स का ध्यान रखता हूँ, आई यूज दोज फाइनेंशियल टूल्स एंड आई टेक इन टू अकाउंट नॉन फाइनेंशियल टूल्स। इन दोनों की हेल्प से मैं एक एंटिटी के बारे में बताऊंगा। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ACCA, you will be judging a entity on the basis of financial performance indicators। एक बच्चा कह रहा है लिखना है, थप्पड़ मारूं खींच के, क्यों नहीं लिखना यार? अब तो बैच, अब तो F2 खत्म होने वाला है, अब ये भी पूछते हैं लिखना है? ऊपर लिखिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट में फर्स्ट पार्ट लिखेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, सेकंड पार्ट लिखेंगे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आई थिंक थोड़ा सा याद होगा, ये लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था दैट व्हाट आर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। Profit, we measure profitability, we measure liquidity, we measure activity, we measure risk। और स्पेसिफिकली लेक्चर नंबर 4 में डिविजनल परफॉर्मेंस में मैंने आपको कहा था we measure controllable profit, we measure ROI, we measure residual income। आज के इस लेक्चर में मैं पूरा का पूरा ध्यान पता किसमें देने वाला हूं? नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब बेटा एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, पेटीएम है, पेपॉल है, रेजर पे है, सपोजिंगली किसी ने नया अपना धंधा शुरू किया,
है ना। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो, बट दे आर ऑन द पाथ ऑफ प्रॉफिट। तो क्या वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम उनको नॉन फाइनेंशियल बेसिस पे भी जज करेंगे। और नॉन फाइनेंशियल में हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि एक उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, वो अपनी रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, हाउ मच यूनिट्स दे आर प्रोड्यूसिंग, क्या वो बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे आपकी कैपेसिटी है, आप 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ सकते हो, क्या आप 16 घंटे पढ़ रहे हो? नो डाउट आपका एसीसी अभी क्लियर नहीं हुआ, अज्यूम कर रहे हैं, बट क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हो? क्योंकि अगर आप आज बेस्ट दोगे तो आने वाला भविष्य आपका अच्छा होने वाला है। तो वी जज दो दैट एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में पहला मेजर है प्रोडक्टिविटी, दूसरा मेजर है क्वालिटी। आपको पता है एप्पल कंप्यूटर्स पूरा ध्यान देते हैं ऑन क्वालिटी, दैट दे वांट टू सेटिस्फाई दैट कस्टमर। वो उस कस्टमर की निश को देखना चाहते हैं और उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो माय पॉइंट इज, इफ आई वांट टू जज एन एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपके सामने एक तो प्रोडक्टिविटी का ध्यान दूंगा और एक मैं ध्यान दूंगा क्वालिटी का। तो आज के इस लेक्चर में मैं कुछ रेशियोज बताऊंगा, उसकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि आप प्रोडक्टिविटी में अच्छी तरह से, वेदर यू आर डूइंग परफॉर्मेंस, यू आर डूइंग प्रोडक्शन इन द एज पर द बेस्ट लेवल और नॉट। तो आई विल बी कैलकुलेटिंग आई विल बी कैलकुलेटिंग सम रेशियोज। जैसे हम करंट रेशियो निकालते थे लिक्विडिटी के लिए, क्विक रेशियो निकालते थे लिक्विडिटी के लिए, सिमिलरली वी कैलकुलेट इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, वी कैलकुलेट अकाउंट रिसीवेबल्स। इसी तरह से फॉर जजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी आई विल बी कैलकुलेटिंग सम रेशियोज। आप कमर सीधी करके बैठे हैं। मैं आज का पहला नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर बताना शुरू भी कर चुका हूं, उसका नाम है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के ब्रैकेट में मैंने लिखा रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि आप एक रिसोर्स की कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, आपके पास कितनी रिसोर्सेस हैं। जैसे आपके पास टाइम एक बड़ा प्रीशियस रिसोर्स है, क्या आप उस टाइम के बेसिस पे अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो? इट मीन्स your machine has this much productivity, they can produce 10,000 hours of work. So whether you are working for 10,000 hours or more than 10,000 hours or less than 10,000 hours, तो आप अपने hours को उस hours से compare करके जज करोगे। आप सभी ऊपर लिख रहे हैं प्रोडक्टिविटी और उसमें लिख रहे हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ए पार्ट लिख रहे हैं इट रिलेट्स टू गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। बिकॉज मैंने आपको कहा ना, इट इज अ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। मैं चेक करूंगा कि जो मैं गुड्स प्रिपेयर कर रहा हूं, जो नो डाउट मैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा, बट द गुड्स विच आई एम प्रिपेयरिंग उसकी क्वालिटी लेवल क्या है, उससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या होगी, और मैं वो जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं अपनी रिसोर्सों को कैसे यूटिलाइज कर रहा हूं। तो प्रोडक्टिविटी मेजर्स जो हैं बेसिकली इस बात के आसपास घूमेंगे। पहली बात, इट रिलेट्स टू गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड, इट रिलेट्स टू रिसोर्सेज यूज्ड। आपने रिसोर्सेज कितनी यूज की हैं, आपने उन रिसोर्सेज को यूज करके कितनी प्रोडक्शन की है, कितनी सर्विसेज रेंडर की हैं, मैक्सिमम आउटपुट फॉर गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज। इट मींस इतनी रिसोर्सेज में आपने मैक्सिमम आउटपुट कितनी निकाली, आपका एफिशिएंसी लेवल कितना है। एक घंटे में F2 के कितने क्वेश्चंस आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कर लेते हैं, नॉर्मल बच्चा कितना कर लेता है, आप कितना कर रहे हो। बेटे वी विल जज दैट, हम क्या करेंगे उसको कंपेयर करके, कैलकुलेट करके, कुछ रेशियोज की हेल्प से आपकी प्रोडक्टिविटी की अंदर की बातें निकाल लेंगे। आपको याद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वी डिड अबाउट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया था। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि टाइम, बजटेड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, की अगर इतना प्रोडक्शन हम बजट बनाते, फ्लेक्स बजट प्रिपेयर करते, तो कितना टाइम का होता, मतलब आपको कितना टाइम लेना चाहिए था उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। उसको हम क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड टाइम। एक होता था बजटेड टाइम, जो हम ओरिजिनल बजट प्रिपेयर करते थे कि भाई ओरिजिनली हमने कहा 5,000 घंटे काम करना है और इसमें से इतने यूनिट्स 10,000 यूनिट्स बन जाने चाहिए, बट एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 8,000 यूनिट्स की। तो हम क्या करते थे, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे एक नया बजट और बनाते थे और उसमें दोबारा से टाइम कैलकुलेट करते थे और उस टाइम को कहते थे स्टैंडर्ड टाइम। यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट टाइम इज नेम्ड एज स्टैंडर्ड टाइम। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इफ आई वांट टू जज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी,
I will be calculating three ratios. I will be calculating efficiency ratio. I will be calculating production volume ratio. I will be calculating capacity ratio. I will be calculating efficiency ratio. इन तीन रेशियो से मुझे काफी हद तक आपके बारे में पता चल जाएगा. आप ध्यान से आप लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजर्स. तीन मेजर्स है बेटे, तीन है बेटे. प्रोडक्टिविटी मेजर्स तीन मेजर्स है. पहला प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो, कैप्लन में भी है, बीबी में भी है, F2 में भी है, F5 में भी है, बट आप फिर भी लिख रहे हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो. आप ये बताइए रेशियोज में हम क्या करते हैं, एक न्यूमरेटर में लिखते हैं, एक डिनोमिनेटर में लिखते हैं. मतलब न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का आपस में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का आपस में मोहब्बत और प्यार निकालते हैं. बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ यही काम करना है. मैं बजटेड टाइम बता दूंगा, एक्चुअल टाइम बता दूंगा, बजटेड प्रोडक्शन बता दूंगा, एक्चुअल प्रोडक्शन बता दूंगा. अगर बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन सेम नहीं होंगी तो मैं एक फ्लेक्स बजट प्रिपेयर करूंगा. अगेन आई विल प्रिपेयर अ न्यू बजट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन. उसमें जो टाइम होगा उसको स्टैंडर्ड टाइम बोलूंगा. फिर मैं स्टैंडर्ड टाइम को बजटेड टाइम से, स्टैंडर्ड टाइम को एक्चुअल टाइम से, एक्चुअल टाइम को बजटेड टाइम से, इन तीनों की आपस में मोहब्बतें निकालनी शुरू करूंगा. मोहब्बतें. These are the three ratios which I will be calculating. First is production volume ratio. Second is capacity ratio. Third is efficiency ratio. बेटे तीन रेशियोज निकालेंगे. प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो. आप सभी के सभी लिख रहे हैं. मैं फिर रिपीट करता हूं, आप इस समय सब बच्चे लिख रहे हैं और आपको मालूम है कि तीन टाइमिंग्स कौन से होते हैं. बेटे मैं अभी फिर रिपीट करता हूं. एक तो था बजट, एक था एक्चुअल, एक था स्टैंडर्ड. मतलब एक था बजटेड टाइम, एक था एक्चुअल टाइम और एक था स्टैंडर्ड टाइम. मतलब एक थी बजटेड प्रोडक्शन, एक थी एक्चुअल प्रोडक्शन, और मतलब आप यह समझ लीजिए कि मान लेते हैं मैंने कहा कि 10,000 यूनिट्स बजटेड प्रोडक्शन होने चाहिए. एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 8,000 यूनिट्स. अच्छा, बजटेड टाइम मैंने एज्यूम किया कि 20,000 आवर्स लगेंगे 10,000 यूनिट्स को बनाने में, और 8,000 को बनाने में मान के चल रहे हैं 17,000 घंटे लगे. आई कैन नॉट कंपेयर दिस विद दिस. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल प्रिपेयर अ न्यू बजट विच इज फॉर 8,000 यूनिट्स. तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी कैलकुलेटिंग हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगता अगर हम बजट 8,000 यूनिट का बनाते, या कितना टाइम लगना चाहिए था इफ आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस 8,000 यूनिट्स. अगर मैं 8,000 यूनिट बनाना चाहता तो कितना समय लगना चाहिए था. जैसे मैंने कहा जी 10,000 को बनाने में 20,000 घंटे लगेंगे, ये मैंने एस्टिमेट किया. तो 8,000 को बनाने में हाउ मच टाइम तो मैंने लिखा जी 8,000 इंटू 20,000 अपॉन 10,000. आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं भाई साहब. अगर आप ध्यान से देखें तो 16,000 घंटे आ गए. मैंने कहा जी 16,000 घंटे 16,000 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स है, 20,000 आवर्स बजटेड आवर्स है, 17,000 आवर्स एक्चुअल आवर्स है. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड को बजटेड के साथ कंपेयर करूंगा. तो जब मैं स्टैंडर्ड आवर्स को बजटेड आवर्स के साथ कंपेयर करूंगा, बेटे बीबीबी में कैप्लॉन में जो फॉर्मूला गेम है ना, बड़ा मुश्किल है. अगर आप सच में कमर सीधी करके मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे तो आपको तीनों फॉर्मूलेज रटने पड़ेंगे और लॉजिकली समझ नहीं आएंगे. अगर आप आने वाले 5 मिनट ध्यान से मेरी बात को सुनोगे तो आपको लॉजिकली सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. मैं रिपीट करता हूं, एक है स्टैंडर्ड टाइम, एक है बजटेड टाइम, एक है एक्चुअल टाइम. तो मैं स्टैंडर्ड टाइम को बजटेड टाइम से कंपेयर कर रहा हूं, फिर स्टैंडर्ड टाइम को एक्चुअल आवर से कंपेयर कर रहा हूं, फिर बजटेड टाइम को एक्चुअल आवर से कंपेयर कर रहा हूं. तो जब मैं बजटेड को एक्चुअल से, बजटेड को स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से, ये ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया भाई साहब. ये देखो जी, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल प्रिपेयर कर दिया, ये ट्रायंगल बना दिया.
तो कभी मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, फिर मैं इसको इसके साथ करूंगा, फिर मैं इसको इसके साथ करूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे सामने कुछ बातें कैलकुलेट होके आ जाएंगी। मेरी आप बात समझ रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके लिए हम 3 रेशोज बनाएंगे, 3 रेशोज कैलकुलेट करेंगे। आइए जी, आइए दोस्त, मैं फिर चाहता हूं कि आप ईमानदारी से पहले इन तीनों रेशोज का नाम लिखें। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, कैपेसिटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो। तो मैं पहली रेशो की तरफ आ गया, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। जब मैं स्टैंडर्ड टाइम को बजटेड टाइम से कंपेयर करूंगा, इट इज नेम्ड एज प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। तो मैंने लिखा स्टैंडर्ड टाइम अपॉन बजटेड टाइम। अब जनरली टाइम घंटों में दिया होता है, तो आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100। स्टैंडर्ड टाइम इन आवर्स, बजटेड टाइम इन आवर्स इनटू 100। तो मैं प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट कर लूंगा। मान लेते हैं आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो 110% आ गई। इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो अच्छी है, बिकॉज इट इज मोर देन 100%। आप देखिए ना, न्यूमरेटर में मैंने क्या लिखा, स्टैंडर्ड टाइम, डिनोमिनेटर में क्या लिखा, बजटेड टाइम। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन बजटेड टाइम इनटू 100, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन बजटेड टाइम इनटू 100। तो बेटे यहां पर देखो मैंने क्या लिखा, इफ प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो इज मोर देन 100%, अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो 100% से ज्यादा है, देन इट इंप्लाइज ओवरऑल प्रोडक्शन इज अबव प्लान्ड लेवल। मतलब 100% तो होनी चाहिए थी, तो आपने जो प्रोडक्शन की है वो 100% से ज्यादा की है, तो ये अच्छी बात है। तो मैं एज अ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर में, प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो से आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहा हूं। सपोजिंगली आपका स्टैंडर्ड टाइम अपॉन बजटेड टाइम इनटू 100 80% आ गया। इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आपने जो सोचा था उससे कम कर रहे हो। तो एक बात समझ आ गई, इफ इट इज मोर देन 100% देन इट इज बेटर, इफ इट इज लेस देन 100% देन इट इज नॉट बेटर। आप में से एक बच्चे ने लिखी भी नहीं, वो बेवकूफ है, दोबारा एग्जामिनेशन फीस पे करेगा, करने दो। दूसरी रेशो में आ गया जी, कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी, या इससे पहले मैं चाहता हूं आप लिखें एफिशिएंसी रेशो। आपने अभी अभी स्टैंडर्ड इसी तरह से लॉजिकली करेंगे तो याद भी रहेगा। तो पहले आपने करी प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, आपने स्टैंडर्ड टाइम को बजटेड टाइम से कंपेयर किया, अब आप एफिशिएंसी रेशो में आ गए। एफिशिएंसी का मतलब है कि 1 घंटे में 5 यूनिट बनने चाहिए थे, आपने 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनाए? क्या 4 बनाए, 5 ही बनाए, या 6 बनाए? अगर आपने, इफ यू हैव प्रोड्यूस 6 यूनिट्स इन 1 आवर, इट मींस यू आर एफिशिएंट। इफ यू हैव प्रोड्यूस लेस देन दैट, इट मींस यू आर इनएफिशिएंट. So my dear friends, you are calculating efficiency ratio. So I will be comparing standard time with actual time. I will be comparing standard hours upon actual hours. तो न्यूमरेटर में मैंने लिखा स्टैंडर्ड टाइम और डिनोमिनेटर में एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम इन आवर्स अपॉन एक्चुअल टाइम इन आवर्स इनटू 100। तो बेटे अगेन, अच्छा ये तीनों रेशोज के लिए है कि इफ एफिशिएंसी रेशो इज ग्रेटर देन 100% देन इट इज अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है। एंड इफ एफिशिएंसी रेशो इज लेस देन 100% देन इट इज अ गंदी बात, देन इट इज अ अच्छी बात, देन इट इज अ गंदी बात। तो एफिशिएंसी का मतलब है कि आपने 1 घंटे में 5 यूनिट बनाने थे, लेकिन आपने 6 यूनिट बना दिए, तभी तो 100% से ज्यादा आई। तो एक बात और समझ आई, एक बात और समझ आ गई। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने यहां पर निकाला था बजटेड टाइम, यहां पे था एक्चुअल टाइम, यहां पे था स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप इसको इससे रिलेट करते हैं तो इसका नाम है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड टाइम अपॉन बजटेड टाइम। बेटा ध्यान से देख लो, मैं फिर लॉजिकली बता रहा हूं, नहीं समझोगे तो रटना पड़ेगा। एंड इफ यू कंपेयर स्टैंडर्ड टाइम विद एक्चुअल टाइम देन इट इज नेम्ड एज एफिशिएंसी रेशो। आप देखो जी, दोनों केसेस में न्यूमरेटर जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है। आप आराम से देख रहे हैं, कोई जल्दी है ही नहीं।
मैंने तीनों रेशियोज में इन्हीं की रिलेशनशिप देखनी है। तो अभी तक मैंने किसकी रिलेशनशिप देख ली? स्टैंडर्ड टाइम की बजटेड टाइम के साथ, स्टैंडर्ड टाइम की एक्चुअल टाइम के साथ। अब मैं किस किस की रिलेशनशिप देखूंगा? बजटेड टाइम की एक्चुअल टाइम के साथ। इसको बोलते हैं बेटे कैपेसिटी रेशो। आइए हम थर्ड भी लिख दें, कैपेसिटी रेशो लिखें। बड़ी प्यारी सी है जी, बड़ी प्यारी सी है, बड़ी प्यारी सी है, बड़ी प्यारी सी है। एक्चुअल टाइम अपॉन बजटेड टाइम। अब अच्छा, कैप्लॉन में बीबीपी में पता नहीं क्या क्या बक 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 दी है। आप अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और लेबर कॉस्ट वेरिएंस मैंने उसमें डिटेल में बताया था, आप बस उसी को रिलेट करें, आपको समझ आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम क्या है, बजटेड टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम क्या है। तो एक्चुअल टाइम अपॉन बजटेड टाइम इंटू 100 इफ कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 100%। अगर कैपेसिटी 100% से ज्यादा, मतलब 16 घंटे से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी आपने 17 घंटे पढ़ाई करी, इसका मतलब आपकी कैपेसिटी तो है। तो लिखा मैंने, इफ कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 100% देन इट इंप्लाइज मोर आवर्स वर्क देन बजट। जो सोचा था उससे ज्यादा बनाया। ठीक है सर। तीनों रेशोज के ऊपर आज हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे और हम इन बातों को समझेंगे। बेटे 3 रेशोज हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं। वन इज प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, सेकंड इज एफिशिएंसी रेशो। मैं अब जान के सेकंड का नाम ही एफिशिएंसी रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन वॉल्यूम में स्टैंडर्ड टाइम को कंपेयर करना बजट टाइम से। एफिशिएंसी रेशो में स्टैंडर्ड टाइम को कंपेयर करूँगा एक्चुअल टाइम से। और थर्ड रेशो है कैपेसिटी रेशो, जब मैं एक्चुअल टाइम को बजट टाइम से कंपेयर करूँगा। तीनों रेशोज में इट शुड बी ग्रेटर देन 100%. इट इज अ नॉन परफॉर्मेंस मेजर। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड ACCA, I want to see that whether they are doing good, whether they are utilizing their resources to the optimum manner, whether they are producing to the optimum manner, whether maximum output is being produced at the minimum point. इन सभी बातों के लिए आइए जी, आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें रखूंगा और आप सब मेरे साथ साथ चलेंगे। डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मैंने यहां पर लिख दिया जी, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। मेजरमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप अपोलो, आप एप्पल कंप्यूटर्स को देखिए ना, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि है। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो कल वो एक कस्टमर 10 कस्टमर लेकर आएगा। आप ये लॉजिकली बताइए कि अगर आप F2 में मेरे से सेटिस्फाइड होंगे तो क्या आप मेरे स्किल लेवल के लेक्चर्स नहीं लेंगे? 101% लेंगे। तो क्या आप बाकी बच्चों को रेफर नहीं करेंगे? 101% करेंगे। इसका मतलब आपकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन फाइनेंस में कैलकुलेट नहीं की जा सकती, बट नॉन फाइनेंशियल तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपको पता है बेटे आज के युग में एंड स्पेसिफिकली आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड सिनेरियो, आपको पता ही है कि रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। तो आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, क्या वो बेस्ट ऑप्टिमल यूटिलाइज हो रही हैं? उस यार्ड स्टिक से हम चेक करेंगे कि क्या आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है या नहीं। ठीक है सर। तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के ऊपर आ गए, और प्रोडक्टिविटी में हम ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया। इसके बाद हम आ रहे हैं कि होटल के केस में और कार सेल्स में। भाई होटल के 500 कमरे हैं, है ना, ठीक है, वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा, बट द पॉइंट इज वेदर दे आर यूटिलाइजिंग देयर कैपेसिटी लेवल, वेदर द स्टाफ इज बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली, वेदर द रिसोर्सेज, वेदर द रूम्स, वेदर द कॉन्फ्रेंस हॉल, वेदर द किचन, वेदर द 24/7 कॉफी बार, क्या वो सब यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है? तो हम उससे जज करेंगे कि क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो इनके लिए हम 3 रेशोज निकालेंगे जो मैंने अभी अभी बताई। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, बेटे अब ये देखो पता नहीं क्या लिखा है, एक्चुअल आउटपुट मेजर इन स्टैंडर्ड आवर्स। आप घबरा जाओगे, 2 दिन तक तो नींद ही नहीं आएगी। मैंने कहा ये सब बकवासबाजी है। इसको लिखो जी स्टैंडर्ड टाइम, इसको लिखो जी बजटेड टाइम। और स्टैंडर्ड टाइम और बजटेड टाइम होता ही आवर्स में, तो स्टैंडर्ड टाइम इन आवर्स अपॉन बजटेड टाइम इन आवर्स। फिर कैपेसिटी रेशो में आ जाओ, एक्चुअल टाइम इन आवर्स, बजटेड टाइम इन आवर्स। फिर नीचे आ जाओ एफिशिएंसी रेशो। इट मीन्स आई वॉन्ट टू रिलेट एक्चुअल टाइम विद बजटेड टाइम, आई वॉन्ट टू रिलेट एक्चुअल टाइम विद स्टैंडर्ड टाइम, आई वॉन्ट टू रिलेट स्टैंडर्ड टाइम विद बजटेड। ये सब आपको पता है। मैं सारी बातें समझाने के लिए आपके लिए आज आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 6। आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कैप्लॉन भी खोल के नहीं बैठे।
बेवकूफ हैं, क्या करें बेटे, एक्सेप्शन तो हर जगह होती है। अगर सारे एक जैसे अच्छे होते तो ये दुनिया बदल ना जाती, पागल ना हो जाती। सभी एसी से फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाते, फिर उनको फीस कैसे मिलती पाउंड की? तो कुछ पागल होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, कुछ ढीले होते हैं, कुछ मोबाइल फोन में देखते हैं, तभी तो दुनिया बनेगी। ये दुनिया सबको मिक्स करके बनती है बेटे, है ना। आओ आओ, सपोज द बजटेड आउटपुट फॉर द पीरियड was 2000 यूनिट्स एंड टाइम was 200 आवर्स। तो आपको उन्होंने बजट की इंफॉर्मेशन दे दी, द एक्चुअल आउटपुट, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दी। मैं इसका रंग ही चेंज कर देता हूं, मैं एक्चुअल आउटपुट का रंग चेंज कर रहा हूं, 2300 यूनिट्स एंड एक्चुअल टाइम इज 180 आवर्स। इट मींस बजटेड प्रोडक्शन जो है वो 2000 यूनिट्स है और एक्चुअल प्रोडक्शन है 2300 यूनिट्स। इट मींस बजटेड टाइम इज नॉट, बजटेड प्रोडक्शन इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन। इट मींस आपको स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऑलरेडी मैंने इसके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। आइए हम समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेटे आपके ऊपर है, आप लिखना चाहो लिखें, मैंने तो लिखा है बेटे, मेहनत की है आपके लिए, देखिए खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। बजटेड आउटपुट, और टिक टिक करके नहीं पढ़ा रहा कैप्लॉन में, बजटेड आउटपुट 2000 यूनिट्स, बजटेड टाइम 200 आवर्स, ये तो बजट बनाया। एक्चुअल, एक्चुअल आपने अभी भी देखा 2300 यूनिट्स और एक्चुअल आवर्स 180 आवर्स। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नाउ देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम बिकॉज बजटेड प्रोडक्शन इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन, जो आपने लेबर कॉस्ट वेरिएंस में मेरे से सीखा था। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा फ्रेंड्स नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाउ प्रोडक्टिव the workforce has been and it can be calculated with the help of 3 ratios। मैं तो चाहता हूं पहली रेशो आप प्रोडक्शन वॉल्यूम निकालें, दूसरी एफिशिएंसी निकालें और तीसरी कैपेसिटी निकालें, बिकॉज आपको इससे लॉजिकली और रिलेट होगा कि मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम को बजटेड टाइम से कंपेयर करता हूं, फिर मैं स्टैंडर्ड टाइम को एक्चुअल टाइम से कंपेयर करता हूं, और फिर मैं एक्चुअल टाइम को बजटेड टाइम से कंपेयर करता हूं। तो पहला फर्स्ट मैंने लिखा प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। अब ये 230 बेटे आपको पता है ये स्टैंडर्ड टाइम लिखा है और ये बजटेड टाइम लिखा है। अब सवाल आता है कि स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालेंगे? आप बेवकूफ हैं, क्यों नहीं निकाल सकते बेटे? आप ये बताओ ना, आप बताओ 2300 यूनिट है, जब 2000 यूनिट को बनाने में 200 घंटे लगते हैं तो 2300 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 230 घंटे। इट मीन्स 230 आवर्स इज द स्टैंडर्ड टाइम। तो मैंने यहाँ पे लिखा 230 अपॉन 200 इंटू 100 दैट कम्स टू 115%। इट मीन्स प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो 100% से ज्यादा है, तो इट इज अ पॉजिटिव साइन, आप अच्छा कर रहे हैं। इट इज अ नॉन फाइनेंशियल मेजर। सेकेंड रेशो में आ गया एफिशिएंसी रेशो, जो मैंने थर्ड नंबर पे लिखी है। वहां पर मैं रिलेट करता हूं स्टैंडर्ड टाइम को एक्चुअल टाइम के साथ। तो मैंने लिखा स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम आप एक 230 घंटे निकाल चुके हैं, एक्चुअल टाइम ऑलरेडी दिया हुआ था 180 घंटे, तो 230 अपॉन 180 इंटू 100 ये आ गया जी 127.78%। इट मीन्स आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और लास्ट रेशो में आ जाएंगे कैपेसिटी की, आप कितना कर सकते थे और आपने कितना किया। आपकी कैपेसिटी थी 200 घंटे काम करने की, बट आपने 180 घंटे ही काम किया। तो बेटे 180 अपॉन 200 इंटू 100 दैट कम्स टू 90%। मेरी बात आप दोबारा से सुन रहे हैं, समझ आ रही है आपको? इट मीन्स कैपेसिटी एक नेगेटिव फैक्टर है इस एग्जांपल में, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, बट प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, एफिशिएंसी रेशो, दे आर गिविंग द पॉजिटिव साइंस। मैं भूपेश आनंद बेटे एक एक बात को लिखा है। आप देखिए मैंने क्या लिखा, फ्रेंड्स इट इज बेटर टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम। फ्रेंड्स इट इज बेटर टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम। अभी निकाल के दिखाया है, 2000 यूनिट को बनाने में 200 घंटे, तो 2300 यूनिट को बनाने में 230 घंटे। इतने में इतना, तो इतने में कितना लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। आइए जी मैं कुछ और आगे चला,
सर आप कुछ और आगे चले, हाँ मैं कुछ और आगे चला और टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गया। टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया जी। आइए आइए देख, सीखें, समझें और आगे चलें लाइफ में। अब आगे कुछ बढ़िया सा करके दिखाएं। ये लीजिए जी, द बजटेड आउटपुट। अब फिर बजटेड दिया है, वो कह रहा है जी बजटेड आउटपुट 1500 यूनिट है एंड स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं, एक यूनिट को बनाने में। तो 1500 यूनिट को बनाने में 750 घंटे लगेंगे। ठीक है सर। एक्चुअल आउटपुट इज 1400 यूनिट्स एंड एक्चुअल टाइम इज 720 आवर्स। मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों, आप हिम्मत नहीं कर रहे, कैलकुलेटर आपने अभी तक निकाला नहीं, आप बेवकूफ हैं। ये देखिए कैलकुलेटर मेरे हाथ में है, जल्दी से मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप करके दिखाइए। वैसे तो मैंने इसकी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर एंड दैट टू प्रोडक्टिविटी एंड विद इन दैट यू हैव टू कैलकुलेट प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, एफिशिएंसी रेशो, कैपेसिटी रेशो। आइए मेहरबान कदरदान, आइए 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 दोस्तों, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी अगर अभी से आपने एफर्ट्स किए। आउटपुट लिख दी मैंने, बजटेड, एक्चुअल, स्टैंडर्ड निकाल लिया और अभी अभी समझाया। इन प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो मैं कंपेयर करता हूं स्टैंडर्ड विद बजटेड। इन एफिशिएंसी आई कंपेयर स्टैंडर्ड विद एक्चुअल। इन कैपेसिटी आई कंपेयर एक्चुअल एंड बजटेड। बेटे निकाल के दिखा दिया, कर लो बेटे, करो ना हिम्मत। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन, इससे बेस्ट एनर्जी लेवल मुझे आप बता दीजिए कोई है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यार। क्या बात कर गए दोस्त, आखिरी लेक्चर्स चल रहे हैं इस चैप्टर के, फिर भी आप मेरा एनर्जी लेवल चेक करिए। बेटे करने से आएगा ना, मुश्किल होगा तो क्या हुआ यार, कोशिश तो करो यार। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ूंगा और मैं इस समय कैप्लॉन में आने वाला हूं। मैंने आपको आज सुबह सुबह ही यही बात बताई जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था भाई अगर आप किसी को जज करना चाहते हो तो खाली उसके मार्क्स से उसकी जजमेंट नहीं होगी। इट इज नॉट जस्ट अ परफॉर्मेंस विद हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मेजर्स वी कैन जज, इट इज अ नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑल्सो विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसमें से फर्स्ट होता है प्रोडक्टिविटी जो आप कर चुके हैं, सेकेंड इज क्वालिटी। एप्पल कंप्यूटर्स अगर आज जिंदा है, डोमिनोज पिज्जा अगर जिंदा है, कोका कोला अगर जिंदा है, नेस्ले अगर जिंदा है, मैगी जिंदा है, तो बेटे दे आर पुटिंग देयर एम्फोसिस ऑन द फाइनेंशियल एज वेल एज द क्वालिटी। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि क्वालिटी किस तरह से आपकी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्वालिटी में एग्जांपल्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, वेस्टेज कितनी हो रही है, आप वो जो यूनिट्स बना रहे हो उसमें वैल्यू फॉर मनी कितना है, कस्टमर की कंप्लेंट्स कितनी है, अच्छा स्पीड ऑफ डिलीवरी कितनी है, एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी कितनी है, नंबर ऑफ रिटर्न्स कितने हैं, रिपीटेड सेल्स कितनी है। मतलब एक लेक्चर अगर एक बच्चा मेरे से नॉलेज लेवल का लेता है तो क्या वो स्किल लेवल का ले रहा है, क्या वो प्रोफेशनल लेवल का ले रहा है, क्या वो CMB USA का ले रहा है। तो मैं काफी चीजें जज कर लूंगा कि मेरे लेक्चर्स आपको कितना इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी कंप्लेंट्स कितनी आ रही है, आपकी डाउट्स कितनी आ रही है मेरे से। इसका मतलब मैंने अपने लेक्चर्स में बेस्ट एक्सप्लेन नहीं किया, तभी तो आपको डाउट बार बार पूछ रहे हैं। और वैसे मैं बता दूं नॉलेज लेवल में अभी तक 1% बच्चों ने हमारे से पता नहीं हजारों भेज दी हमने क्लासेस। मुझे लगता है 1 से भी कम परसेंटेज होंगे जो बच्चों ने छोटा मोटा कभी कभार डाउट पूछा। ठीक है जी। तो इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन, ओवर टाइम वर्किंग, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, सेल्स फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट्स, क्लीनिनेस, टाइडीनेस, मीटिंग स्टाफ नीड्स, ये सभी बातें मैटर करती हैं एक एंटिटी की क्वालिटी को दर्शाने के लिए। सो इफ आई वांट टू सी द नॉन परफॉर्मेंस मेजर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, तो मैं क्या क्या करूंगा, स्टाफ की नीड्स को देखूंगा, मीटिंग विद दिस गवर्नमेंट टारगेट्स, ओवर टाइम वर्किंग, लेबर टर्नओवर, ग्रोथ इन सेल्स, नंबर ऑफ रिटर्न्स, इन सभी बातों से आई कैन चेक दैट वेदर दैट कंपनी इज डूइंग गुड और नॉट। अच्छा अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर के कुछ प्लस होते हैं कुछ माइनस होते हैं, किसी भी चीज के प्लस माइनस हैं। आप मोमोज ज्यादा खाओ तो अच्छे तो लगेंगे लेकिन उसके नेगेटिव भी हैं।
सिमिलरली नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर के भी नेगेटिव हो सकते हैं, जो आपको पढ़ने हैं वो मैं नहीं कराऊंगा। मैं इस समय आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को और बताने वाला हूं, क्योंकि आई हैव टू डिस्कस 2 more टूल्स। बेटे वो नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट के टूल्स 2 और डिस्कस करने हैं। प्रोडक्टिविटी क्वालिटी तो है, तो मेरे को आज एक तो बताना है बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है। अच्छा, इस बैलेंस स्कोर कार्ड के लिए मैंने बड़ा प्यारा सा 10-12 मिनट का एक वीडियो अटैच किया। अभी नहीं बता रहा मैं, पहले मैं बेंचमार्किंग कराऊंगा, बिकॉज आई हैव टू टेल यू 2 टूल्स। एक तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है ना। बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 प्रोस्पेक्टिव क्या होते हैं, ये कैसे निकालते हैं, इसका फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव क्या है, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव क्या है, इंटरनल प्रोस्पेक्टिव क्या है, ये सारी बातें अभी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप मेरी एक छोटी सी बात को समझ लें, और वो ये बात है कि इसमें एक दूसरा टूल जो मुझे बताना है उसका नाम है बेंचमार्किंग। तो बस मैं आज बेंचमार्किंग और बैलेंस स्कोर कार्ड बताकर ये लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट कर दूंगा। फिर 1-2 लेक्चर्स और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा काम। बट मैं पहले बेंचमार्किंग करा रहा हूँ, उसके बाद बैलेंस स्कोर कार्ड कराऊंगा, क्योंकि वो लेक्चर छोटा था, 8-9 मिनट का मुझे अटैच करना है। मैंने एक बड़े अच्छे इंटरनेशनल कोर्स में बहुत बढ़िया बताया था, तो मुझे लगा वो एक्सप्लेनेशन अच्छी है, आपको उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अच्छा लगेगा। तो मैं भूपेश आनंद नॉन परफॉर्मेंस फाइनेंशियल मेजर्स में इस समय नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स में आई एम डिस्कसिंग विद 2 more टूल्स। वन इज बेंचमार्किंग एंड सेकंड इज बैलेंस स्कोर कार्ड। अभी मैं जो करा रहा हूं वो बेंचमार्किंग करा रहा हूं, इसके बाद बैलेंस स्कोर कार्ड कराऊंगा। आप मुझे बताइए, लॉजिकली बताना दोस्त, सभी के सभी बच्चे लॉजिकली बताना कि आपने अपने स्कूल में, है ना, आपने अपने स्कूल में आप हेड बॉय बने होंगे, मैं तो कह रहा हूं आप ही बने होंगे, हेड गर्ल भी हो सकते हैं। तो हेड बॉय एक स्कूल अथॉरिटीज जब बनाती है किसी को, तो क्या कोई बेंचमार्क होता है या किसी भी बच्चे को बना देंगे? बेटे बेंचमार्क होते हैं, उसकी स्टडीज में मार्क्स कितने हैं, एकेडमिक्स में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, म्यूजिक में कैसा है, फिजिकल एजुकेशन में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। इट मीन्स हम क्या करते हैं, कुछ बेंचमार्क्स बनाते हैं कि भाई जैसे बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का, तो इट इज अ बेंचमार्क। ब्लड प्रेशर इतने से इतना होना चाहिए, दैट इज अ बेंचमार्क। शुगर लेवल इतने से इतना होना चाहिए, दैट इज अ बेंचमार्क। Similarly, we have benchmarks in the entity also. On the basis of those benchmarks, हम ये जज कर लेंगे कि क्या ये कंपनी, क्या ये एंटिटी अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही, तो हम उन बेंचमार्क्स को चेक करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो बेटे आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, मैं पहले बेंचमार्किंग बता रहा हूं। बेंचमार्किंग का मतलब है कि अगर एक बेस्ट एग्जाम्पल होना चाहिए एसीसीए का, एक स्टूडेंट का, एफिलिएट का, मेंबर का, तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, उसको कंप्यूटर स्किल्स इतनी अच्छी आनी चाहिए, उसकी स्प्रेडशीट अच्छी होनी चाहिए, उसका ये अच्छा होना चाहिए, तो आई कैन से दैट दिस इज अ बेंचमार्क। अब हमें उस तरह से उससे कंपेयर करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। मेरी बात आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या बस ऐसे ही लिखेंगे? A technique for continuous improvement by adopting best practices. बेंचमार्किंग कैप्लॉन में भी है, बीबीपी में भी है, बट फिर भी मैं हैंड रिटन स्लाइड से चाहता हूं कि आप अपने रजिस्टर में लिखें। बेटे लिखने से ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा। कमर सीधी कर लो, कुछ बच्चे झुक के बैठ गए और कुछ तो लेट के पढ़ रहे हैं, मैं थप्पड़ मारूंगा कैमरे से निकल के, बता रहा हूं मैं आपको। आप इस समय बेंचमार्किंग लिख रहे हैं, मैंने कहा इट इज अ टेक्निक for continuous improvement by adopting best practice। एक टेक्निक है, एक तरीका है जिससे हम कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं, फिर भी हम हर रोज इंप्रूव करेंगे। मैं अपने लेक्चर्स को और इंप्रूव करूंगा, और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट, और विकिपीडिया और गाने और मोटिवेशन और एनर्जी, सो दैट मैं और इंप्रूवमेंट करने लग जाऊं, एंड दैट इज अ बेंचमार्क। उसको बोलते हैं बेंचमार्किंग। ठीक है सर? फॉलोइंग कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ बेंचमार्किंग। बेटे 4 लेवल्स हमने आज सीखने। एक होता है इंटरनल बेंचमार्किंग, एक होती है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, एक होती है कॉम्पिटिटिव मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, एक होती है फंक्शनल बेंचमार्किंग, एक होती है स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग। आप लिख रहे हैं, आप कोई भी बच्चा चुपचाप नहीं बैठा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब।
ACCA बनकर 180 कंट्रीज में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यार। आप लिखो ना इंटरनल बेंचमार्किंग। मैं अपने आप से ही अपने आप को कंपेयर करूंगा कि भाई कल जब मैं F2 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, F1 F3 के लिए, तो एक दिन में इतने घंटे पढ़ता था, 8 घंटे पढ़ता था, आज मैं 9 घंटे पढ़ूंगा F2 के लिए। इट मीन्स इट इज अ इंटरनल बेंचमार्क। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क की कोका कोला चेक कर रहा है पेप्सी को क्या काम कर रहा है, उसकी कितनी ग्रोथ है, उसकी कितनी सेल्स है, तो कोका कोला वांट्स टू परफॉर्म लाइक पेप्सी को। और फंक्शनल बेंचमार्क, डोमिनोज पिज्जा अपना परचेजिंग करते हैं। अब डोमिनोज पिज्जा वाले ये चेक कर रहे हैं कि रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, कोका कोला वो कैसे परचेज कर रहे हैं, उनकी बेंचमार्किंग के बेसिस पे हम अपने आप को जज करेंगे। इट मींस हम अपने आप को बेस्ट प्रैक्टिसेस से कंपेयर करके अपने आप को जज करने वाले हैं। तो पहला है इंटरनल बेंचमार्किंग, सेकंड है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, थर्ड है फंक्शनल बेंचमार्किंग, फोर्थ है स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग। आप आइए जी फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखेंगे, सभी ने लिखना है, मैं फिर रिपीट करता हूं, नो डाउट कैप्लान में है, बीबीबी में है। बेटे एमसीक्यूज ऐसे टाइप हो ही नहीं पाएंगे अगर आपने अभी नहीं लिखा तो। एक घड़ा बनाइए बिल्कुल जैसे मैंने बनाया। इंटरनल बेंचमार्किंग में लिखेंगे इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एंड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सिमिलर रीजनल डिवीजन्स। जैसे मैंने कहा था गूगल का नॉर्थ इंडिया डिवीजन है, साउथ इंडिया डिवीजन है, वेस्ट इंडिया डिवीजन है, साउथ इंडिया डिवीजन है। तो नॉर्थ इंडिया को ईस्ट इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। गूगल ही है, कंपनी एक ही है गूगल, लेकिन उसकी अलग अलग डिवीजन्स हैं इंडिया की। एक डिवीजन को इससे, इसको इससे, इसको इससे, इट इज नेम्ड एज इंटरनल बेंचमार्किंग। आई थिंक आपको लॉजिकली समझ आ चुका है, आप लिख रहे हैं। बेटे एग्जाम्पल लिखेंगे ना तो ज्यादा समझ आता है। मैंने एग्जाम्पल आज बड़ा प्यारा सा दिया है गूगल का, लास्ट लेक्चर में भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं। तो लिखेंगे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने एग्जाम्पल दिया कि जनरली इंटरनल बेंचमार्किंग हम पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में मान लेते हैं फायर स्टेशन है ना, तो फायर स्टेशन लंदन का, फायर स्टेशन इंग्लैंड का, फायर स्टेशन वेल्स का हम कंपेयर कर रहे हैं। एंड वी वांट टू इंटरनली जज दैट विच फायर स्टेशन इज डूइंग गुड एंड कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इन द कंट्री। और मान लेते हैं इंग्लैंड वेल्स का बड़ा अच्छा सा एक फायर स्टेशन है, वो बेस्ट सर्विस दे रहे हैं, तो हम फिर उसको बेंचमार्क बना देंगे। इसको बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। बेटे 4 बेंचमार्किंग है। दूसरी बेंचमार्किंग है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। मैंने अभी अभी बताया कोका कोला पेप्सिको की कंपैरिजन में देख रहा है, एप्पल कंप्यूटर्स सैमसंग मोबाइल फोन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो लिखिए जी कॉम्पिटिटिव, घड़ा बनाएंगे कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग बाय ऑब्जर्विंग कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस। बाय ऑब्जर्विंग कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस, हम कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस को जज करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कोका कोला वर्सेस पेप्सिको। ठीक है जी। थर्ड इज फंक्शनल बेंचमार्किंग। मैंने अभी बताया कि मेरा परचेज फंक्शन है, सपोजिंगली आई एम एसीसी मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ डोमिनोज पिज्जा। आई वांट टू चेक कि भाई मेरा परचेज फंक्शन कोका कोला के परचेज फंक्शन जैसा होना चाहिए, रिलायंस डिजिटल जैसा होना चाहिए, क्रोमा जैसा होना चाहिए। तो मैं क्रोमा को बेंचमार्क बनाऊंगा और उसका परचेज अपने परचेज से कंपेयर करूंगा। दैट इज फंक्शनल बेंचमार्किंग। बेटे ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, ये आपने ध्यान से नोट करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बाद जब आप पढ़ेंगे ना, जब आप लिखेंगे और फिर कैप्लान से या बीबीबी से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लिखिए फंक्शनल बेंचमार्किंग, कंपैरिजंस आर मेड विद अ सिमिलर फंक्शन। कंपैरिजंस आर मेड विद अ सिमिलर फंक्शन। फॉर एग्जांपल डोमिनोज पिज्जा इज कंपेयरिंग इट्स बाइंग फंक्शन विद रिलायंस डिजिटल और कोका कोला बाइंग कुछ भी। तो फंक्शनल समझ आ गया जब हम अपना एक फंक्शन दूसरे किसी फंक्शन से कंपेयर करते हैं। और लास्ट है स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग, कि सपोजिंगली कोविड सिनेरियो आ गया था, है ना, 5-6 साल पहले, या रशिया वर्सेस यूक्रेन आ गया था, उस समय हमें एक नई स्ट्रैटेजी बनानी थी। तो सब लोगों ने कैसी स्ट्रैटेजी बनाई, हम उसके बेसिस पे अपने आप को बेंचमार्क करेंगे। तो लिखिए जी स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग, इट एम्स एट रीचिंग डिसीजंस फॉर स्ट्रैटेजिक एक्शंस। It aims for reaching decisions for strategic actions। आराम से दोस्तों मैं फिर रिपीट करता हूं, आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 5
इसका नाम है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। और इसमें अभी हमने एक टूल और करना है जिसका नाम है बैलेंस स्कोर कार्ड। अभी हम बेंच मार्किंग कर रहे हैं। आई थिंक बेंच मार्किंग में काफ़ी हद तक बातें आपको समझ आ गई हैं। अच्छा, बेंच मार्किंग के लिए हमें प्रोसेस भी तो कुछ करना पड़ेगा। पहले प्लान करेंगे। आप जब F2 के लिए प्रिपेयर करते हो तो क्या सीधे ही पढ़ना शुरू करते हो? पहले प्लानिंग करते हो, इंडेक्स देखते हो, चैप्टर्स देखते हो, रिलेशनशिप देखते हो, वीडियोस देखते हो, एनालिसिस किया, प्लान किया, उसके बाद एक्शन लेते हो। तो बेटे हम 4 प्रोसेस करेंगे: प्लानिंग, एनालिसिस, एक्शंस एंड रिव्यू। परफॉर्मेंस बेंच मार्किंग प्रोसेस में देयर आर 4 स्टेप्स। पहला है प्लानिंग, दूसरा है एनालिसिस, तीसरा है एक्शन, फोर्थ है रिव्यू। पहला स्टेप है प्लानिंग, दूसरा है एनालिसिस, तीसरा है एक्शन और फोर्थ है रिव्यू।